ओके, तो 3D की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपको 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा दिया था। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन एंड 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 1 पॉइंट फॉर्म में मैंने आपको क्या क्या बताया था। 1 पॉइंट फॉर्म में पहला वेक्टर इक्वेशन मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई लाइन किसी ए वेक्टर से जा रही है, कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और ये अनदर गिवन वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल है, तो बेटा इस लाइन का इक्वेशन आया था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। याद आ गया। फिर इसका मैंने कार्टेशियन फॉर्म बनवाया था। तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने कहा था कि अगर वेक्टर ए जो है वो है पॉइंट x1 y1 z1 और वेक्टर बी जो है वो कम्प्लीटली यदि ओपन करके है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसी लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है बच्चों। अब आपको पता था ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। क्या है ABC? डायरेक्शन रेशियो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने इसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखते हैं, बट एक्चुअली आप कंफ्यूज ना हो, इसे को ना समझ लो, इसलिए मैंने कैपिटल ए कर दिया है, ठीक ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या संबंध होता है, रिलेशन। ए इक्वल्स टू एम आर, बी इक्वल्स टू एन आर एंड एल एम आर, बी इक्वल्स टू एम आर एंड सी इक्वल्स टू एन आर। तो यदि आप यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन कर दो एल आर, y माइनस y1 अपॉन कर दो एम आर, z माइनस z1 अपॉन कर दो क्या, एन आर, तो r से r कैंसिल, मतलब इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। ये आ गई इक्वेशन लाइन की, समझ गए ना। इसी को कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इसी को सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई। अब ये मैंने पहला पढ़ाया था आपको 1 पॉइंट फॉर्म। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन। तो लाइन जो है 2 पॉइंट से जाती थी। पहला पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, और दूसरा पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी, है ना। अब डायरेक्शन की जरूरत खुद लाइन से ही पूरी हो जाती थी, क्योंकि 2 वेक्टर दिए गए हैं। तो लाइन का जो इक्वेशन आता था वो आता था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए। याद आया, ये था। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए है इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो ये भी मैंने बता दिया था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। याद आ गया। तो ये अपने पास जो है 2 वेक्टर का 1 पॉइंट फॉर्म हो गया और वेक्टर का 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। बेटा इसकी फोटो ले लो, लास्ट क्लास में यहाँ तक करा दिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक है आज का, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होता था। डन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कंसेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो 2 लाइन ले लो भाई, ये 2 लाइनें आपने ले ली। पहली लाइन ले ली अपने पास, मान लीजिए पहली लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ठीक है ना। बेटा ये लाइन जा रही है, ये देखिए, मान लीजिए पहली लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। बेटा इसकी डायरेक्शन कौन होती है, इसका जो पैरेलल वेक्टर होता है वही तो देता है इसकी डायरेक्शन। बोलो यस और नो। और दूसरी वेक्टर जो है दूसरी जो लाइन है वो ये आ रही है, जिसका नाम है, दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन का नाम लिख लो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। मतलब इसकी डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा होगा, इसका पैरेलल वेक्टर वेक्टर b2। बोलो यस। अब ये बताओ मुझे इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल जो होगा ये इनके वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, डायरेक्शन वेक्टर के बीच का, कि नहीं होगा। अगर इसको आप पीछे बढ़ाओ और इसको भी आप पीछे एक्सटेंड करो तो बताओ ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम होंगे ना। मतलब एंगल बिटवीन द 2 लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर, देयर डायरेक्शन वेक्टर। और वेक्टर एंगल का फॉर्मूला तो हमारे पास है, कहाँ पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट में। cos थीटा इज इक्वल टू होता था 2 वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होता था। तो बस चेंज क्या करना है, ए की जगह क्या रख दो b1, बी की जगह क्या b2, और यहाँ मॉड ऑफ b1, यहाँ मॉड ऑफ b2। क्लियर हो गया। तो ये बन गया 2 लाइन के बीच का एंगल। क्लियर हो गया।
दो लाइनों के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। चलो अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में देख लो। अगर B1 को मैं कार्टेशियन फॉर्म में देखूं तो क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर कैसा होता है, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और ये क्या होगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो यार डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों का, तो cos थीटा इक्वल टू अगर दोनों का B1 B2 का वो जो लिखे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये वाला अंडर रूट ये वाला। क्यों सर, क्योंकि इसका मॉड आएगा, पहले वाले का मॉड A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, डन, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। क्लियर है, नोट कर लो बेटा, फटाक से फोटो ले लो, है ना। ये हो गया दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3D, दो लाइंस के बीच का एंगल 3D में। अब इसमें दो कंडीशन बनती है बच्चों। नंबर 1 कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक लाइन यू गई एक लाइन यू गई, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री, cos 90 रख दो। cos 90 कितना होता है, 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 के साथ होके 0 हो जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी परपेंडिकुलरिटी की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना, 0। आया समझ में भाई, यहाँ 90 पुट करोगे ना तो cos 90 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो क्या ये पूरे 0 बनेगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, डन। और परपेंडिकुलरिटी, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनके डायरेक्शन वेक्टर भी तो पैरेलल होंगे, बोलो यस और नो। जैसे ये लाइन पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन वेक्टर भी क्या होंगे, पैरेलल। तो अगर दो लाइन पैरेलल है यानी B1 वेक्टर जो होगा B2 वेक्टर के भी क्या होगा, और मैंने वेक्टर में पैरेलल होने का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, क्या कंसेप्ट था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन पैरेललिटी की कंडीशन, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक पैरेललिटी की और एक परपेंडिकुलरिटी की। तो एंगल निकालने को आता है बहुत ही सिंपल टाइप का, इसको एंगल को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके चलिए अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, लाइंस इन ए स्पेस। अब कितने तरीके की लाइंस हो सकती है स्पेस में, स्पेस पैरेललिटी की, हाँ, और ऊपर वाली परपेंडिकुलरिटी की। ये परपेंडिकुलर का निशान है, ये पैरेलल का निशान है, ठीक है ना, ठीक है। अगले कंडीशन लिखो, लाइन इन ए स्पेस, कि स्पेस में लाइन कितने तरीके की हो सकती है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बुक में डिफिकल्ट दिया है, इसको मैं इजी करके आपको समझा रहा हूँ कि स्पेस में कितने टाइप की आपको लाइंस मिल सकती हैं। लाइंस इन स्पेस, स्पेस या 3D। देखो बच्चों, तो स्पेस में दो तरीके की लाइन हो सकती हैं, एक कोप्लेनर और एक नॉन कोप्लेनर। एक होती है कोप्लेनर और एक नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में जाने वाली लाइन, जैसे ये प्लेन है। कोप्लेनर में दो केस हो सकते हैं बच्चों, एक इंटरसेक्टिंग, कहाँ जा रहे हो, एक इंटरसेक्टिंग और दूसरी पैरेलल। और नॉन कोप्लेनर को ही कहते हैं स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन समझना बढ़िया मजे के साथ भाई। एक जैसे आपके पास स्पेस है, अब आप स्पेस में दो लाइन एज्यूम करो, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अगर ये एक ही पेपर में ड्रॉ कर सकते हो तो ये क्या है, कोप्लेनर। ये क्या है, जैसे इस बोर्ड को मैं उठा के हवा पे ले आऊं, इस बोर्ड को मैं हवा में ले आऊं तो मैं जो लाइन बनाऊंगा वो भी तो हवा में बनेगी। अब अगर मैं लाइन इसी बोर्ड में बना रहा हूं तो वो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर। समझ गए ना। तो कोप्लेनर दो तरीके की हो सकती है, जैसे इस बोर्ड में बनने वाली लाइन दो तरीके की है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दिख नहीं रही बट कहीं तो कहीं करेंगी ना, तो ये देखो इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, तो ये कोप्लेनर हो गई, इंटरसेक्टिंग मोड में है। अब पैरेलल मतलब एक प्लेन में तो है बट एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। समझ गए ना, 100%। अगर कोप्लेनर है तो एक पेज में करेंगी, हाँ
2D होंगी, हाँ 2D होंगी। कोई भी दुनिया की दो इंटरसेक्टिंग लाइन ले लो, उनको लेके आप एक प्लेन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्लेन। कहीं भी इंटरसेक्ट मन से करवा लो, कोई भी दो लाइंस को, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही मतलब एक प्लेन में होंगी। बिना एक प्लेन में आए कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब दूसरी लाइन देखो, नॉन कोप्लेनर। दूसरी लाइन क्या? नॉन कोप्लेनर। मान लो ये एक बोर्ड में एक लाइन बनी हुई है और ये एक पेन ऐसे आ रहा है, ये लाइन आ रही है, देखो इस तरीके से, ये बाहर से निकल रही है, अंदर जा रही है। बोलो यस। मतलब फिजिक्स की भाषा में आप पढ़ते हो, वो क्रॉस बनाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, है ना? तो मतलब अंदर की वो लाइन बोर्ड फोड़ करके निकल रही है। अब तो मुझे ये लाइन और ये नीचे से एक लाइन निकल रही है, मतलब ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, इन दोनों को मिलाकर के कोई प्लेन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसका आधा हिस्सा इधर निकला है पीछे और आधा हिस्सा आगे, और बाकी ये वाला प्लेन फ्लैट है। तो अगर ये ऐसे ना हो करके ऐसे होती तो एक तुम पेपर पर रख देते ऐसे, समझ गए ना? ऐसे होता है तो पेपर रख देते, वही प्लेन रख देते, प्लेन बन जाता। बट ये ऐसा है, इस तरीके से है, तो इसको हो करके प्लेन नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्लेन बनाओगे आप, इस वाली लाइन का प्लेन बनाओगे तो ये बनेगा ऐसा वाला, और इसका बनाओगे तो ये वाला प्लेन बनेगा। समझ गए ना? और ये दोनों एक प्लेन में हो नहीं सकते, क्योंकि ये अलग तरफ जा रहा है और ये अलग तरफ जा रहा है। तो ये लाइन है नॉन कोप्लेनर। क्या है ये? नॉन कोप्लेनर। समझ गए ना? तो यस, तो अगर कोप्लेनर लाइंस है, तो कोप्लेनर लाइंस हैं, तो कोप्लेनर में अगर इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होंगी तो यकीनन उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 0। अरे भाई इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। हाँ, किसकी करवाते हैं अभी बताते हैं। देखिए, प्लेनर लाइन की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, होगी ना? अब प्लेनर लाइन कैसी दिखाई देगी आपको? क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? पहली लाइन प्लेनर लाइन होगी, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। बोलो यस। और दूसरी लाइन होगी वेक्टर r इक्वल टू a1 ले लो, a2 प्लस म्यू वेक्टर b। बोलो यस और नो। दोनों का मैंने डायरेक्शन वेक्टर सेम रखा है, यही तो पैरेलल की निशानी है कि दोनों के डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे? सेम, तभी तो पैरेलल है। अब ये स्क्यू लाइन है। अब बोलोगे सर स्क्यू लाइन में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ठीक ना, स्क्यू लाइन में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, एक पेन देना भाई। देखो, ये अपने पास एक लाइन है, ये अपने पास एक लाइन जा रही है, ऊपर से ये लाइन आ रही है। बोलो हाँ। यार एक पॉइंट होगा जिससे इस पे डालोगे तो परपेंडिकुलर पड़ेगा, जस्ट ऊपर। जैसे मान लो ये पेन आ रहा था, ये बोर्ड फोड़ करके जा रही है, तो एग्जैक्टली जिस समय इसने बोर्ड को फोड़ा है वहां से तो इसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी कि नहीं होगी? बाकी प्लेसेस से डिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी। जैसे तुम कहो इस कोने से, तो यहाँ से ये तो ज्यादा होगा, यहाँ से ये और कम होगा, यहाँ से ये और कम 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 कम। एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी क्या होगी? शॉर्टेस्ट। तो हमें यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। 6 नंबर का सवाल यही आता है एग्जाम में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो स्क्यू लाइन के बीच की। समझ गए? अब आप कहोगे सर हम कैसे जाने कि कोई लाइन स्क्यू है कि नहीं है? हमें कैसे पता कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि ये लगाना है कि ये लगाना है? समझ गए? तो देखो, दो ही चीज हो सकती है, या तो डायरेक्शन वेक्टर एक ही दिए हों या ना दिए हों। अगर डायरेक्शन वेक्टर एक ही जैसे नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइन है। इसका मतलब स्क्यू लाइन नहीं दिए हैं, एक जैसे नहीं दिए हैं, मतलब इसका कुछ अलग रहेगा, इसका कुछ अलग रहेगा। अभी मैं समझा देता हूँ। तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बच्चों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, तो यहाँ पर आपके पास दो लाइन है। पहली लाइन का इक्वेशन में लिख देता हूँ, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। बोलो यस। और दूसरा वेक्टर r, इस वाली लाइन अब r अंदर जा रही है, मैं कैसे लिख दूँ, कैसे बना दूँ? हवा में तो बना नहीं सकता ना, अंदर जा रही है वो, देखो यस, तीर के जैसे तीर जा रहा फोड़ करके बोर्ड को अंदर, तो मैंने इसलिए ऐसा क्रॉस बना दिया है। फिजिक्स में चलता है ना मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस अंदर जाने वाला, नहीं चलता क्या? हाँ, तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन वेक्टर अलग अलग है। देखो यहाँ b और b था और यहाँ पे क्या है, b1 और b2, मैच नहीं कर रहा ना? हाँ ठीक है, ये स्क्यू ही है, ये स्क्यू है। मैच कर जाए तो पैरेलल है, डायरेक्शन से मतलब पैरेलल। भाई तुम्हारी और नवनीत की डायरेक्शन सेम है, तुम दोनों लोग सिविल लाइन की तरफ जा रहे हो, तो मतलब क्या होगे, तुम पैरेलल। और डायरेक्शन मैच नहीं हुई तो स्क्यू। समझ में आया? डायरेक्शन मैच नहीं हुई तो या तो स्क्यू या तो इंटरसेक्टिंग, दो केस होंगे, या तो स्क्यू या तो
इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग अगर हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितनी निकलेगी? 0। बस यही तो प्रूफ हो गया। अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। क्लियर हुआ? अब इसको एक तरीके से और समझो, बताता हूँ वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। देखना भाई, ये मान लो ये आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, बोलो यस। ठीक है, अभी कैसी है? स्क्यू है। अभी कैसी है? स्क्यू है। अगर स्क्यू है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो निकलेगी, बोलो यस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई, ये लाइन एक दूसरे को काट गई, तो देखो ध्यान से, एक ही प्लेन में बैठ गई कि नहीं बैठी? अभी एक ही जगह तो काटेंगी, तो एक ही प्लेन में हुई कि नहीं हुई? मतलब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 0, इसका मतलब वो एक ही प्लेन में है और इंटरसेक्टिंग है, कोप्लेनर। वही तो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 मतलब लाइन चिपक गई, और लाइन चिपक गई मतलब एक ही प्लेन पे आ गई ना। तो यही क्या बनेगी? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। समझ गए? तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना। तो चलो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला D मान लो, तो D इक्वल टू मॉड। सर मॉड क्यों? क्योंकि बेटा साउंड कम करो। डिस्टेंस जो है, मॉड क्या है बेटा? मॉड D मतलब मॉड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? मॉड। फॉर्मूला याद करो अच्छे से, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये है, डिवाइड ही है, B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, समझ गए? ये है दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस, स्क्यू लाइन बीच की डिस्टेंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये दोनों स्क्यू लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती पैरेलल। पैरेलल होंगी तो एक प्लेन में आ जाएंगी ना। पैरेलल लाइंस तो एक ही प्लेन में होती है बेटा, समझ गए ना? स्क्यू लाइन मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन, और नॉन कोप्लेनर लाइन कभी पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये निकल गई बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, और अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला देख लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है ना, मैं इस D इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। ये होता है फॉर्मूला। ये पैरेलल लाइन में लगेगा, ये स्क्यू लाइन में लगेगा। ये पैरेलल, क्या बेटा? परपेंडिकुलर भी तो इंटरसेक्टिंग ही है। परपेंडिकुलर होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? 0। परपेंडिकुलर होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? 0 ही आएगी। क्लियर हुआ? हाँ, ये स्क्यू लाइन ना, ये स्क्यू लाइन हो गई। स्क्यू लाइन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा और पैरेलल लाइन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। केवल दो ही है फॉर्मूले, एक स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस का और एक पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का। ठीक है ना? और अगर स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब वो जो दो स्क्यू लाइन ले रहे हो वो एक दूसरे के ऊपर चिपक गई होंगी, मतलब वो इंटरसेक्ट हो गई होंगी। और इंटरसेक्ट हमेशा कोप्लेनर है। इंटरसेक्ट हमेशा क्या होती है? कोप्लेनर। समझ गए? तो इसको नोट करो और ऊपर लिखो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन और कोप्लेनरिटी, है ना? तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और कोप्लेनरिटी। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन के इंटरसेक्ट करने की कंडीशन, दो लाइन के इंटरसेक्ट करने की कंडीशन। समझ गया ना? कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट, और दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो 100% क्या हो जाएंगी? वो कोप्लेनर। ठीक है ना? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0, मतलब D इक्वल टू 0। D का ब्लॉक रख दो यहाँ पे, क्या था? A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 होल मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। ठीक है ना?
और अब देखो जो है वो, और अब जो है आपके पास ये डिटर्मिनेंट जीरो के ऊपर ले जाओ इसको, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन मेन मोटी मोटी कंडीशन क्या बनेगी, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। तो अगर लाइन कोप्लेनर है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0। समझ में आ गया ना, ये इंटरसेक्शन की कंडीशन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट होने की कंडीशन, ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिख लो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर भूल भी जाओ कि क्या इंटरसेक्ट हो रही तो कोप्लेनर है कि नहीं, तो लिख लो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनरिटी भी प्रूफ करने को आ जाए तो इसी फॉर्मूले से प्रूफ करोगे, और अगर इंटरसेक्शन प्रूफ करने को आ जाए तो इसी फॉर्मूले से प्रूफ करोगे। ये प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूफ करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, तो भी इसी फॉर्मूले से प्रूफ करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। कोप्लेनरिटी, इंटरसेक्शन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तीनों इसी फॉर्मूले से प्रूफ करोगे, तीनों इसे फॉर्मूले से प्रूफ करोगे। ठीक, चलो अब चलिए, अब इसका हम कराते हैं आपको वेक्टर फॉर्म। क्या कर, सॉरी ये तो वेक्टर फॉर्म था, अब इसी फॉर्मूले का हम आपको कराते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसी फॉर्मूले का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाला कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम आपको कार्टेशियन फॉर्म बता रहे हैं। तो भाई वेक्टर फॉर्म क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, D इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। पहले मैं लिखूंगा इसका वेक्टर फॉर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्या थी, पहली लाइन थी ये वाली, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1, ठीक है ना इसका, ठीक है। तो और दूसरी जो लाइन आ रही थी ऊपर से, ये बोर्ड फोड़ते हुए अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, क्रॉस होता अंदर की तरफ। दूसरी लाइन जो जा रही है वो है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। बच्चों दो लाइनें हैं, ठीक है ना। A1 वेक्टर क्या होता है, आप अगर भूल गए हो तो A1 वेक्टर इक्वल टू होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये होता है A1। B1 वेक्टर हुआ करता है बच्चों डायरेक्शन वेक्टर, जिसको A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। हर लाइन का अधिकार, लाइन का आधार कार्ड, इसकी डायरेक्शन, समझ गए ना। हाँ हाँ डायरेक्शन उसका आधार कार्ड है, ये डायरेक्शन, लाइन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी वेक्टर लाइन का इक्वेशन, इसमें A2 क्या बनेगा बेटा, A2 बनेगा, ये अपन को निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। A2 बनेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये बन गया A2। एंड वेक्टर B2 जो है दैट इज इक्वल्स टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। बच्चों ये बन गई इसकी डायरेक्शन वेक्टर। तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है बच्चे लोगों। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने वेक्टर फॉर्म में क्या बनाया है, ये A1 और A2 ये डायरेक्शन नहीं है बेटा, पॉइंट वेक्टर है जिनसे लाइन जाती है, पॉइंट जिनसे लाइन जाती है। लाइन में दो ही चीजें होती हैं, उसका पॉइंट किससे जा रही है और कहाँ जा रही है, डायरेक्शन और उसका पॉइंट। तो ये इनके पॉइंट है, समझ गए ना। ये कहीं पर पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है इसका वेक्टर A1, समझ गए। उसका भी होगा, अब उसका दिख नहीं रहा मेरे को क्योंकि वो तो हवा तोड़ के आ रही है, ठीक है ना। B2 तो डायरेक्शन है ना, कहीं ना कहीं तो होगी डायरेक्शन। अब मैंने ऐसी मान ली है तो B2 भी ऐसे ही होगा। A2 पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट वेक्टर है, तो सेकेंड लाइन का वो भी ऐसा होगा। अब आप उस पर अंदर मत जाओ, उस पर अंदर जाना तो फिर आप फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले में जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे जहां से चैप्टर स्टार्ट किया था A1 B1 पे। तो अब ये ऐसा होता है, मतलब ये डायरेक्शन है लाइंस के, लाइन के इक्वेशन है बस। अब लाइन की इक्वेशन याद हो गया, A प्लस लैम्डा वेक्टर B, है ना, ठीक है ना। अब लाइन ऐसी होती है, बस लाइन में दो ही चीज तो होती है, उसका पॉइंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन। पॉइंट वेक्टर मतलब A, डायरेक्शन मतलब वेक्टर B। बोलो यस कि नो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर A2 में डायरेक्शन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखाया,
वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। देखो बच्चों, डायरेक्ट में तुम्हें फॉर्मूला रटा सकता था बट रटाया नहीं, मैंने कहा भूल जाओ तो बना लो आप लोग एग्जाम में भी। कैसे करेंगे? A2 माइनस A1 क्या होगा? D इक्वल टू A2 माइनस A1, देखो मैं लिख रहा हूँ X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप और Z2 माइनस Z1 K कैप। बोलो हाँ, Z2 माइनस Z1 K कैप। क्लियर? और ये एक वेक्टर बंद करो और इसके साथ लगा हुआ है डॉट, ठीक है ना। अब मेरे को जगह खाली करनी पड़ेगी, इसको ये मिटा रहा हूँ मैं। डॉट B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डिब्बा बनाओ, I कैप J कैप K कैप, बोलो यस। और B1 मतलब पहले कोएफिशिएंट क्या थे? A1 B1 C1, क्यों नहीं था? A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप था ना। डायरेक्शन वेक्टर जो मैंने मिटा दिया, इसका मिटा दिया जो मैंने, ठीक ना। और दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट A2 B2 C2। क्लियर? बॉक्स बंद हो गया ये तो बॉक्स पहले ही से बंद था। चलिए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ और बॉड में बाद में क्या लेना है? होल मॉड। क्या लेना है? होल मॉड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ये जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 यही है इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा ये क्या आएगा? ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आएगा I कैप B1 C2 माइनस B2 C1 का B1 C2 माइनस B2 C1। तो भैया जब इसका मॉड लेते हैं तो मॉड में क्या आता है? अंडर रूट। मॉड में क्या आता है? और कोफिशिएंट चिपकू का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसके लिए जो I कैप का चिपकू बनेगा क्या बनेगा? B1 C2 माइनस B2 C1। तो B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस अगला जो जेब कैप का चिपकू बनेगा वो क्या बनेगा? A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ दो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ऊपर वाली पार्टी अभी सॉल्व नहीं हुई है बट इजी है सॉल्व करना। D इक्वल टू बेटा ये I कैप है, ये I कैप बीच में लगा है डॉट, I कैप डॉट I कैप क्या हो जाएगा? 1 और ये कहाँ जाके घुस जाएगा? उस I कैप की जगह। तो मतलब हाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट I कैप है यहाँ। जब इसको खोलोगे तो I कैप डॉट I कैप क्या होता है? 1 और जो जगह होती है उसमें जा करके कौन बैठ जाएगा? x2 माइनस x1। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1 क्योंकि I कैप हो गया 1। फिर अगले में J कैप ही क्या होगा? हाँ Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, डिब्बा बंद और नीचे वही A1 B1 C1 और A2 B2 होल डिवाइडेड बाई वही अंडर रूट वाली पार्टी पूरी की पूरी यही चीज़ है जो अभी आपने बनवाई B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। भूल जाओ तो इधर देख के लिख लो B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 ये वाला छोड़ो ना, हाँ A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस गलत कर दिया A1 C2 था A1 C2 माइनस A2 C1 का ये छुपा है ना ये वाला तो A1 C2 या ऊपर से चैप लो। हाँ ये लिखा हुआ है प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा रट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ना रट पाओ तो बना लो, ठीक है ना, रट लो। ये था डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का कार्टेशियन फॉर्मूला। चलो ये देखो बुक में कार्टेशियन फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन का, ठीक है ना। तो अभी देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, आप क्वेश्चन लगाओ उड़ के बनेंगे आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाइए आपको उड़ के बनेंगे, बड़े इजी क्वेश्चन हैं इसके। चलो लगाना शुरू करो, फिर इसके बाद इसका प्लेन बस बचेगा, एक तरफ से एग्जांपल्स करो लगाने।